डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। के एम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाइक्स बढ़ रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो है जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अच्छे से अच्छा नॉलेज बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। पिछला क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल का डायग्राम सीखा था। उसके अंदर आज हम बात करेंगे इन सेल के पार्ट्स, सेल को कितने हिस्सों में बांटा गया है और सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनका हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रोल होता है। तो पिछले जो डायग्राम था उसके अंदर दो चीज़ हम लोग देखिए, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं इसको कि डायग्राम के अंदर, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका की। सबसे अंदर जो है वो है न्यूक्लियोलस। उसके चारों ओर जो है ये, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर जो भी द्रव्य पाया गया है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है धागे के समान संरचना जो है इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसको जो चारों तरफ से घेरे हुई है, जो केंद्रक को और न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जहाँ पे इसकी वजह से ये जो बिंदु दिख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं। किसके? राइबोसोम प्रोटीन के। इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर यहाँ आ जाइए, इसकी बात करेंगे हम। इसे हम स्मूथ ईआर कहते हैं, यानी स्मूथ ईआर। यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, इनका काम क्या है? सिंथेसिस करना। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड की नुमा आकृति होती है जिसका काम है पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस की, जो कि डिस्क नुमा संरचना होती है। फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, जो कि एक वैक्यूल्स होता है। और लाइसोसोम जो है हमारे कोशिका के अंदर डेड सेल्स जो होती है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। डब्ल्यूबीसी की जो लाइसोसोम पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, वो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को भी वो मार देता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है वैक्यूल्स, जो कोशिका के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे, ये क्षणनुमा संरचना है, इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे जो अणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इन्हें जीन कहते हैं। और जीन के माध्यम से ही हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, यानी आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, मेल जो भी मेल है या जो भी ह्यूमन है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या 23 जोड़े, 23 पेयर। कहीं का भी आदमी हो, कहीं का भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में, किसी भी जाति धर्म का हो, सब में 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, ये ग्रेन्यूल्स जो है, इसके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ये, और ये भी छड़ जैसे संरचना होती है जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको, तो ये जो है पूरा आवरण है, इसके बाहरी परत को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन।
इस प्रकार हमारा सेल का डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसके विस्तार पूर्वक। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में सेल को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जो कोशिकाएं होती हैं उन सब का आकार सेम होता है। उसके बाद प्राइमरी यानी जब से कोशिका का उद्भव हुआ, जब कोशिका बनना शुरू हुई, तो बनने का प्रोसेस जो है वो हर कोशिका का सेम ही रहेगा। जब जब वो बड़ी होगी उसके बाद उसका आकार बदलता रहता है। इस आकार के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसको हम क्लीन कर देते हैं। कोशिका को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा ही था, जो सबसे बाहर की लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे कोशिकाओं के ऑर्गन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका हम डिटेलिंग बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका के बाहरी परत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन सेल्स। उसके बाद में इसके अंदर 2 लेयर पाई जाती हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। फिर हम बात करेंगे 2 कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग होती है, लेकिन उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए 2 कोशिकाओं के बीच में एक ही झिल्ली दिखाई देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के स्ट्रक्चर बनाने में सहायक होती है, क्योंकि कोशिका के स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, तो उसको स्ट्रक्चर बनाने में मदद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं, जो कि बाहर से संवेदनाएं जो है वो एक रिसेप्टर का कार्य करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहरी लेयर के उसका कार्य क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? बाहर से जो आने वाली संवेदनाएं हैं उनको रिसेप्टर उसको रिसीव करती है। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका के सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये मेंटेन करके रखती है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, मेंटेन करती है या उसको बना करके रखती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि यह एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी होगी कोशिकाओं की, उसको ये रिसीव करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है जो कोशिका के नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है और कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स को। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर के कोशिकाओं के अंदर जो ऑर्गन है उनके ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करती है या कंट्रोल करती है। कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करती है। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उनको फ्लूइड को बाहर आने से रोकती है। किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कोशिकाओं के कार्य, कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए और कोशिका के टाइप्स। 3 तरह के लगभग इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अगर इसमें सारे ऑर्गन्स को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? साइटोसोल बचेगा। बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जितनी भी संरचनाएं पाई जाती है सम्मिलित रूप में साइटोप्लाज्म कहलाती है। न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी संरचनाएं पाई जा रही है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का जीवन साइटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है क्योंकि सेल द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं, मेन एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, डाइजेशन, मेटाबॉलिक रिप्रोडक्शन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती हैं। साइटोप्लाज्म की वास्तविक आकृति का पता लगाना संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक इसकी आकृति के बारे में विभिन्न प्रकार के मत देते हैं, सबका अलग अलग डिसीजन है। साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। और सेकंड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पदार्थ पाए जाते हैं। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स ऐसे पदार्थ जो घुलने वाले हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। और इनसोल्यूबल के अंदर सेल्यूलोज और स्टार्च। बहुलक, सेल्यूलोज और स्टार्च। हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं एज ए नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब भी मेरी लैंग्वेज सुन रहे हैं तो उसको वो आपके एक तरह से नोट्स ही हैं। जब भी आप लिखेंगे तो हम पूरा उसका डिस्क्राइब करेंगे कि क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि हमने यहाँ 2 हेडिंग, पहले सबसे पहले 3 हेडिंग डाली थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कार्यों की बात की थी। जो भी हम कार्य बोले वो एक तरह से एक एक लाइन के नोट्स हो गए हैं। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने कुछ कार्यों की बात की है। उसके बाद में उसके 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक के अंदर सोल्यूबल। तो ये एक प्रकार के आपके एज इट इज ऐसे नोट्स बनेंगे। सोल्यूबल जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, और इनसोल्यूबल जो नहीं घुलने वाला। इनसोल्यूबल मीन्स नहीं घुलने वाला, जिसके अंदर बहुलक, सेल्यूलोज और स्टार्च, ये जो है 3 पार्ट इसके अंदर पाए गए हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है।
साइटोप्लाज्म को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार में बांटते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, उसे हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उसको जो है हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हो गया नॉन लिविंग और एक हो गया लिविंग पार्ट। साइटोप्लाज्म को पहला हमने नॉन लिविंग और सेकंड हो गया लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट और लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट के अंदर साइटोप्लाज्म के इस भाग में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। किसके अंदर? नॉन लिविंग के अंदर। फिर हम बात करेंगे लिविंग पार्ट के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के इस भाग में कोशिका द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं। इस भाग में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इन संरचनाओं को ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जिनको मुख्य रूप से हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा गया है। एक है मेम्ब्रेनस और दूसरा है नॉन मेम्ब्रेनस। किसका? नॉन लिविंग का। इसको नॉन लिविंग को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। पहला हो गया मेम्ब्रेनस और दूसरा हो गया नॉन मेम्ब्रेनस। और दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस। यहाँ हम मेम्ब्रेन्स को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि वह संरचना जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जिन ऑर्गन के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और लाइसोसोम हो गया। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर यानी जिन ऑर्गन्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स पाई जाती है उसे हम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा जो कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिका के पार्ट्स हैं उसमें मेम्ब्रेनस के अंदर चार प्रकार के पार्ट्स पाए जा रहे हैं। पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हो गया गोल्गी एपरेटस, तीसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हो गया लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे, ये हो गए मेम्ब्रेनस पार्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य क्या है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार के, कौन से? एक तो स्मूथ ईयर और एक रफ ईयर। स्मूथ ईयर या एक ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और रफ ईयर मीन्स ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दो टाइप के हम लोगों ने ईयर पढ़े थे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की एक दूसरे से जुड़ी हुई विभिन्न मेम्ब्रेन्स का नलिकीय रूप होता है, जो केंद्र के पास साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। फिर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक स्मूथ और दूसरा रफ ईयर। स्मूथ या ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेकंड रफ या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिलहाल हम इसी के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे।
इसका क्या क्या रोल है? केंद्र के पास सपाट मेम्ब्रेन की नलिका के रूप में संरचना के को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके फंक्शंस जो है यह लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है। इसका क्या कार्य है? लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करती है। कौन? स्मूदिया। दूसरा इसका मेन फंक्शन हो गया, यह ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स जाती हैं, सेकेंड इसका कार्य, ये पहला। दूसरा, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। जो भी हमारे शरीर के अंदर ड्रग्स जाती है उसके अंदर टॉक्सिन तो प्रेजेंट होते ही हैं उसके अंदर, वो हमारे शरीर के अंदर जो ईआर है, कौन? स्मूथ ईआर, ये ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाने का कार्य करते हैं। कौन? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बी रफ ईआर या रफ ईआर या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन के चारों ओर राइबोसोम्स के कण व्यवस्थित रहते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर देखा ही था। यही था, ऐसा ही था डायग्राम, देखिएगा उसके अंदर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन्स के चारों ओर राइबोसोम के कण व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसकी सतह रफ होती है और इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके कार्य क्या है? ईआर में लाइपोप्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मेन फंक्शन इसका क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है और क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो है लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। मेम्ब्रेन्स का दूसरा पार्ट, पहला क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के अंदर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक के समान ही मेम्ब्रेन्स का एक समूह पाया जाता है जो गोल्गी एपरेटस कहलाता है। डिस्कनुमा इस प्रकार हम बात किए थे, जो कि सेल डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर होती है। गोल्गी एपरेटस सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। ऐसे तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। इसके कार्य की हम बात करें तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो सीक्रेशंस का होता है। कौन सा? सीक्रेशन का होता है। इसमें एक स्पेशल बात ये भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसिस प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गोल्गी एपरेटस में आती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में संग्रहित हो जाती है
आवश्यकता पड़ने पर इसे हम काम में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा, गोल्गी अपरेटस के बाद में पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्गी अपरेटस, तीसरा हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह एक रोड शेप का होता है और बहुत सारी संख्याओं में पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर, एक से ज़्यादा भी पाया जाता है, समूह बना करके भी रहता है, तथा ये कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हम इसमें ऐसे लिखना है कि साइटोप्लाज्म में रोड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। रोड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ह्यूमन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से अधिक भी होती है जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए रहते हैं। कोशिकाओं के चारों तरफ भी बिखरे हुए रह सकते हैं, किसी एक जगह पे भी ये लोग इकट्ठा रहते हैं। कई बार सभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक जगह इकट्ठी हो जाती है और कई बार अलग अलग भी हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोप्लाज्म में हमेशा फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जहाँ मन हुआ डोलते रहते हैं, पूरा मूवमेंट उनका कोशिका के अंदर होते रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या है। तो इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन। कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन इसी के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट हम अगर एक बात करेंगे यहाँ पे एटीपी जो है O2 के साथ मिल करके एडीपी बनाता है, एडिनो डाइफॉस्फेट। इसका हो गया एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फिर ये हो गया एडिनो डाइफॉस्फेट, लिख देते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और ये हो गया एडिनो डाइफॉस्फेट। इसके बाद जो है एडीपी और एटीपी जो है O2 के साथ मिल करके इसका ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद एडीपी और किस में डिवाइड होता है, एनर्जी प्लस H2O प्लस फॉस्फोरस। एडीपी प्लस एनर्जी प्लस H2O प्लस फॉस्फोरस। ये इस प्रकार कोशिका की शक्ति के कैसे, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन से शरीर को एनर्जी प्राप्त